हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली बार इकोसिस्टम चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी फ्लो के बारे में, फूड चेन और फूड वेब के बारे में भी हमने बात की। तो चलो अब आ जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द शेप ऑफ अ पिरामिड। द बेस ऑफ अ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरोज टुवर्ड्स द एपेक्स। तो एक ऐसी शेप जो एक ट्राइंगल की तरह आपको नजर आएगा, वहां पर आप देखोगे कि उसका बेस चौड़ा है और जैसे जैसे टिप की तरफ जाते हो, जैसे ऊपर की तरफ जाते हो, वो नैरो होता जाता है। ये पिरामिड कहलाता है। और इन्हीं पिरामिड्स को यूज करते हुए हम एक फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पर प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, चाहे किसी भी पैरामीटर से कंपेयर करें। One gets a similar shape whether you express the food or energy relationship between organisms at different trophic levels. This relationship is expressed in terms of number, biomass और energy. तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे पॉपुलेशन कितनी है, उनका बायोमास कितना है, या उनके पास एनर्जी कितनी है, इन तीनों में से किसी भी बेसिस पे हम इकोलॉजिकल पिरामिड बना सकते हैं। और इस पिरामिड को देखकर हमें उस फूड चेन के बारे में काफ़ी आइडिया लग जाता है। The base of each pyramid represents the producers or the first trophic level, while the apex represents tertiary or top level consumer. समझ रहे हो? जैसे कि हमारे पिरामिड है, उसका नीचे का जो हिस्सा होगा, जो बेस होगा, जैसे कि एज पिरामिड के केस में हम सबसे यंग लोगों को सबसे नीचे रखते हैं। यहाँ पर हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड के केस में हम ट्रॉपिक लेवल्स की बात कर रहे हैं, एज की नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोड्यूसर होगा, जिससे हमारी फूड चेन शुरू हो रही है, उसको हम सबसे नीचे रखेंगे। तो सबसे नीचे आ जाते हैं हमारे प्लांट्स। इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ते जाएंगे, और इसीलिए हमारे पिरामिड की जो टिप होगी, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा टॉप लेवल के कंज्यूमर को। The three types of ecological pyramids usually studied are pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. तो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स हमको दिए हुए हैं। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड सीधा होता है, अपराइट होता है, लेकिन कई बार हमें उल्टा पिरामिड भी मिलता है। उल्टे से क्या मतलब है कि उसका बेस ब्रॉड और एपेक्स नैरो होने के बजाय हम देखेंगे कि वो ऊपर से चौड़ा है और नीचे से नैरो है। तो देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन कब अराइज हो सकती है। एनी कैलकुलेशन ऑफ energy content, biomass or numbers has to include all organisms at that trophic level. No generalizations we make will be true if we take only a few individuals at any trophic level into account. तो हम फूड चेन को देखते हैं और हम एक ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट सारे के सारे इंडिविजुअल्स को उठाकर और उसके बाद उनके पास कितनी एनर्जी है, कितनी पॉपुलेशन है, कितना बायोमास है, ये चीज़ देखेंगे। Also, a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously. One must remember that the trophic level represents a functional level, not a species as such. Trophic level क्या है? हमारे फूड चेन में हमने एक जगह दे रखी है, एक पर्टिकुलर जगह फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म इसी जगह में फिट हो जाए। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केस में हो सकता है कि जब वो मीट खा रहे हैं तो वो एक कार्निवोर है, वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। लेकिन जब हम सब्जी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उस समय पर तो हम प्राइमरी कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं। तो उसी तरह से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग चीज़ें खाते हैं और एक ही फूड चेन के अंदर डिफरेंट लेवल्स को वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो फूड चेन किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को नहीं, एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं, बल्कि फूड चेन की एक जगह को, फूड चेन में एक रोल को डिफाइन करती है। So a given species may occupy more than one trophic level. For example, a sparrow is a primary consumer when it is eating seeds, fruits or peas, and it is a secondary consumer when it eats insects and worms. In most ecosystems, all the pyramids, number, energy and biomass are upright. That is, producers are more in number and biomass than the herbivores, and herbivores are more in number and biomass than the carnivore. अब समझ रहे हो? जैसे मैंने बोला था कि एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पे कम होती जाती है, ज़्यादातर हम देखेंगे कि बायोमास और नंबर भी कम होता जाता है। हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर फूड चेन में जो हमारे प्रोड्यूसर्स का नंबर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद हम अगले ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचे, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, सपोज ग्रास और गोट का ही एग्जांपल ले लो, तो ग्रास के प्लांट्स का नंबर सबसे ज़्यादा होगा, उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी। अगले ट्रॉपिक लेवल पे हम पहुंचे, गोट हमको मिली, तो गोट्स की पॉपुलेशन उन प्लांट्स से कम होगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रास प्लांट्स की ज़रूरत हमको पड़ती है अगले ट्रॉपिक लेवल पे छोटा सा नंबर, छोटा सा पॉपुलेशन गोट्स का मेंटेन करने के लिए। और उसी तरह से अगले ट्रॉपिक लेवल पे जब तुम जाओगे तो कार्निवोर की पॉपुलेशन तुमको गोट से भी कम मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल तो छोड़ दो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स किसी नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा अब रहे नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से अर्थ को डिस्टर्ब करना, नेचुरल इकोसिस्टम्स को खराब करना शुरू कर दिया है। तुम एक वाइल्ड में जो कार्निवोर रहता है, शेर को ले लो, तो अगर तुम देखोगे कि
पॉपुलेशन हर्बिवोर्स की और इन कार्निवोर्स की कितनी है, तो आपस में कंपेयर करके ज़्यादातर तुम्हें यही पता लगेगा कि जो जितने लोअर ट्रॉपिक लेवल पे होता है उसकी पॉपुलेशन, उसका नंबर भी उतना ही ज़्यादा होता है, उसका बायोमास भी उतना ही ज़्यादा होता है। और रीज़न मेनली यही है कि आगे कितनी कम एनर्जी जा पाती है, एनर्जी का ट्रांसफ़र सिर्फ 10% का हो पाता है। तो इसीलिए पिछले ट्रॉपिक लेवल पे जब ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी तभी वो अगले ट्रॉपिक लेवल की कम पॉपुलेशन को एनर्जी दे पाएगी, क्योंकि एनर्जी का फ्लो तो उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो यही हम देखते हैं कि इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स द पिरामिड ऑफ वेदर इट इज़ बायोमास, वेदर इट इज़ नंबर दैट यू आर कंपेयरिंग, हमेशा जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल आगे बढ़ता है ये कम होता जाता है। और इसीलिए हमारा पिरामिड हमेशा एक टिपिकल पिरामिड की शेप का ही ज़्यादातर हमें नजर आएगा कि नीचे से ब्रॉड है, यानी प्रोड्यूसर्स का नंबर ज़्यादा है, प्रोड्यूसर्स का बायोमास ज़्यादा है, और जैसे जैसे आगे बढ़े हर लेवल पे ये कम होता चला गया। सो herbivores are more in number in biomass than carnivores. Also, energy at a lower tropic level is always more than higher tropic level, क्योंकि आगे तो कम एनर्जी बढ़ पाती है, तो पिछले ट्रॉपिक लेवल्स पे एनर्जी हमेशा ही ज़्यादा होगी। बट देर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन। अगर हम सोचें कि हमारा पिरामिड हमेशा ही टिपिकल अपराइट शेप का होगा, ऐसा सही नहीं है। इफ़ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट? सपोज आपके पास एक इकोसिस्टम है, आपके पास एक फूड चेन है, एक बड़ा सा पेड़ है और उसमें बहुत सारे कीड़े रहते हैं जो उसी पेड़ के फ्रूट्स पे या उसी पेड़ पे उसकी लीव्स पे फीड करते हैं। अब इसका अगर आप पिरामिड बनाओगे तो होगा क्या? अगर आप नंबर का पिरामिड बनाने लगो तो हमारे प्रोड्यूसर का नंबर तो सिर्फ एक है, अगर आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखो तो केवल एक ही पेड़ है, जबकि कंज्यूमर्स इतने सारे हैं, हो सकता है एक ही पेड़ पर थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स रहते हों। तो इस तरह के एक्सेप्शंस भी हमारे पास होते हैं जहाँ पर हम बायोमास अगर देखें तो वो नंबर से ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। यहीं पर अगर आप नंबर छोड़ के, पॉपुलेशन छोड़ के बायोमास पे आ जाओ, तब आपको लगेगा हाँ सही है, जो पेड़ का बायोमास है वो उन सब इंसेक्ट्स की हज़ारों की पॉपुलेशन मिलाकर भी उसके बायोमास से ज़्यादा ही होगा। सो इन दिस केस हमारा पिरामिड ऑफ नंबर तो उल्टा हो जाएगा, यानी नीचे से नैरो हो जाएगा और ऊपर से चौड़ा हो जाएगा, लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास यहाँ पर भी सही रहेगा। Now add an estimate of the number of small birds depending on the insects. तो इसी तरह से हमारा पिरामिड कभी कभी उल्टा बन जाता है। The pyramid of biomass in sea is also generally inverted because the biomass of fishes exceeds that of phytoplankton. सी में भी हम यही देखते हैं। अब वहाँ पर पेड़ तो है नहीं या घास तो है नहीं जिसको हम पहले ट्रॉपिक लेवल पे रखेंगे, तो वहाँ का प्रोड्यूसर आप मान लो फाइटोप्लैंक्टन को, जो भी फ्लोटिंग माइक्रोब्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। अब इन फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करते हैं जू प्लैंक्टन और आगे के बाकी के ट्रॉपिक लेवल्स, बाकी के कंज्यूमर्स। लेकिन हम देखते हैं कि फिशेज का बायोमास जो है वो प्रोड्यूसर से ज़्यादा है, फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा है। ऐसा क्यों? बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन की फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी काफ़ी सही होती है, तो कम बायोमास होने के बावजूद भी वो अगले ट्रॉपिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स का ज़्यादा नंबर और ज़्यादा बायोमास सस्टेन कर पाते हैं। तो एक तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया कि इसमें आप देखोगे अगर बायोमास का पिरामिड तो वो उल्टा हो जाएगा। पहले हमने जो इंसेक्ट और ट्रीज वाला एग्जाम्पल लिया उसमें तो हमारा नंबर का पिरामिड उल्टा हो रहा था, तो वो तो हो सकता है, क्योंकि जब आप देखोगे उस इकोसिस्टम को आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसमें नंबर देखने का कोई मतलब नहीं है। रोल जो है उस ट्री का बहुत बड़ा है, बायोमास उसका बहुत बड़ा है, और इसीलिए पॉपुलेशन कंपेयर करने की हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन और फिशेस को आपस में कंपेयर करके हमको पता लगता है कि कभी कभी पिरामिड ऑफ बायोमास भी उल्टा हो सकता है, यानी लोअर ट्रॉपिक लेवल पे हायर ट्रॉपिक लेवल से कम बायोमास हो। ऐसा भी हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम में देख लिया। लेकिन ये तो वही बात थी पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास की। अगर हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि एनर्जी फ्लो के जो रूल्स हैं वो कभी बिगड़ नहीं सकते, वो कभी टूट नहीं सकते। हमारी एनर्जी यूनिडायरेक्शनल वे में फ्लो करेगी और हर सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही पास ऑन हो सकती है। तो अब एनर्जी के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो उल्टा हो जाए कि भाई कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा एनर्जी आ गई और प्रोड्यूसर्स के पास कम रह गई, क्योंकि जो भी एनर्जी आ रही है वो यूनिडायरेक्शनल वे में फ्लो होके आ रही है हमारी फूड चेन के थ्रू। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा एनर्जी पहुंच गई, क्योंकि जो भी एनर्जी उनके पास पहुंची है प्रोड्यूसर्स ने ही उनको दी है। इसीलिए ऑलवेज द प्रोड्यूसर्स विल पोजेस मोर एनर्जी, उनके ट्रॉपिक लेवल पे ज़्यादा एनर्जी होगी, अगले ट्रॉपिक लेवल पे कम हो जाएगी, अगले ट्रॉपिक लेवल पे फर्दर कम हो जाएगी, और एनर्जी का पिरामिड एज अ रिजल्ट हमेशा हमारा सीधा ही बनेगा। इट इज़ ऑलवेज अपराइट, इट कैन नॉट बी इन्वर्टेड, क्योंकि एनर्जी फ्लो के रूल्स फिक्स्ड हैं। Because when energy flows from a particular tropic level to the next tropic level, some energy is always lost as heat at each step. Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each tropic level in a given time or annually per unit area.
However, there are certain limitations of ecological pyramids, such as it does not take into account the same species belonging to 2 or more tropic levels. जैसा कि हमने कहा कि फूड चेन तो यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बना रहे हैं, लेकिन नेचर में तो फूड चेन होती ही नहीं है. फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक नेटवर्क बना हुआ होगा, सारी आपस में इतनी क्लोजली लिंक्ड होंगी कि हमारे पास फूड चेन नहीं, फूड वेब बन जाएगा. और इस फूड वेब के बारे में इकोलॉजिकल पिरामिड कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने तो सिंपली अलग अलग लेवल पे सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स को रखा हुआ है. लेकिन अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल्स पे इकट्ठा बैठा हुआ है, तो हम उसका क्या करेंगे? इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर. तो इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते समय हम ये सोच के चलते हैं कि हमारी सिंपल सी फूड चेन है, एक ट्रॉपिक लेवल पे ये है, दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ये लोग हैं, तीसरे पे ये लोग हैं. लेकिन असल में नेचर में ऐसे ना ट्रॉपिक लेवल फिक्स्ड होता है और ना ही इतनी सिंपल फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं. सो द drawback, the disadvantage of this ecological pyramid is that it does not accommodate a food web. Moreover, saprophytes are not given any place in the ecological pyramid, even though they play a very vital role in the ecosystem. तो देखो भाई, यहाँ पर हम ग्रेजिंग फूड चेन को ही लेकर चल रहे हैं और जो डीकम्पोजर्स का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं, इसको हम यहाँ पर उतना ध्यान नहीं देते. तो ये 2-3 हमारे पास डिसएडवांटेजेस हो जाती हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की. हालांकि एक इकोसिस्टम के डिफरेंट मेंबर्स को, फूड चेन के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को आपस में नंबर, बायोमास या एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करने के लिए ये एक अच्छा टूल है. इसको यूज किया जा सकता है और एक ही नज़र में देख के हमको उस फूड चेन के डिफरेंट मेंबर्स के बारे में, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में नॉलेज मिल जाती है. ठीक है भाई, अभी तक इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में हमने देख लिया. प्रोडक्टिविटी, डीकॉम्पोजिशन, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के ऑब्जर्व किए. लेकिन हमें ये भी तो सोचना है कि इतना बड़ा इकोसिस्टम जो हम देख रहे हैं, जिसमें इतने सारे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी है, इतनी वैरायटी है, ये इकोसिस्टम असल में एस्टैब्लिश कैसे हुआ? हमेशा से तो इतनी ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता होगा. धीरे धीरे ही ये डाइवर्सिटी डेवलप हुई होगी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी डेवलप हुई होगी, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स में ने साथ में रहना शुरू किया होगा. और इसी को हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर कि इकोसिस्टम जैसा है वैसा तो है ही, उसको तो छोड़ो, उसके बारे में तो बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हम जान सकते हैं. लेकिन पहले इसके बारे में तो हमें कुछ पता हो कि ये इकोसिस्टम बना कैसे, यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स आए कैसे और उन्होंने यहाँ रहना क्यों शुरू किया. We have learnt that the characteristics of population and community and also their response to environment and how such responses vary from an individual response. Let us examine another aspect of community response to environment over time. All important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly changes in response to the changing environmental conditions. अब कोई भी कम्युनिटी है जिसमें अलग अलग पॉपुलेशंस, अलग अलग स्पीशीज आपस में मिलकर रहती हैं, फिर भी ये कम्युनिटी बिल्कुल पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं रह सकती. इसमें चेंजेस जरूर आएंगे क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस आते हैं. This change is orderly and sequential, parallel with the changes in the physical environment. तो ये एक ऑर्डरली वे में चेंजेस आते हैं, जो सराउंडिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं उसी के हिसाब से वहाँ बायोलॉजिकल कम्युनिटी भी बदलती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी उसी हिसाब से चेंज होते हैं. These changes lead finally to a community that is in near equilibrium with the environment and this is called a climax community. तो हमेशा से हमको जो स्टेबल इकोसिस्टम अपनी आंखों के सामने नजर आता है वो वैसा नहीं था. धीरे धीरे सक्सेशन नाम की प्रोसेस की वजह से वो स्टेबल कम्युनिटी वहाँ पर एस्टैब्लिश हुई, जो कि आज हम देख सकते हैं. और इसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहा जाता है कि सारी ऑर्गेनिजम्स ने एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ तालमेल बिठा लिया है और अब ऑलमोस्ट बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में हमारी ये कम्युनिटी आ गई है. The gradual and fairly predictable changes in the species composition of a given area is called ecological succession. जब हमारी biological community establish हो रही है, धीरे धीरे नई नई species आ रही हैं, हमारी community के different members add हो रहे हैं, तो इसी process को हम ecological succession कहते हैं. During succession, some species colonize an area and their population becomes more numerous, whereas populations of other species decline and even disappear. तो succession के दौरान कई नए members add भी होते हैं और कई पुराने members हो सकता है गायब भी हो जाए. इस तरह से स्पीशीज कॉम्पोजिशन या जो डाइवर्सिटी है एक गिवन एरिया में वो चेंज होती है इस प्रोसेस के दौरान. The entire sequence of communities that successively change in a given area are called seres. The individual transitional communities are termed seral stages or seral communities. तो जो डिफरेंट लेवल हमको मिलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान ये सेर कहलाते हैं या सेरल स्टेज कहलाते हैं. In the successive seral stages, there is a chance in the
there's a change in the diversity of species of organisms, increase in the number of species and organisms, as well as an increase in the total biomass. तो यहाँ पर हमारी नई कम्युनिटी बन रही है, बहुत सारे नए मेंबर्स इसमें आ रहे हैं, नई नई स्पीशीज भी आ रही हैं, और जो पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं उनका भी बायोमास, उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है. ये सब सक्सेशन के दौरान हम देखते हैं. The present day communities in the world have come to be because of succession that has occurred over millions of years since life started on earth. तो आज किसी भी इकोसिस्टम को, किसी भी कम्युनिटी को हम देख रहे हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम में धीरे धीरे यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई है. जिस तरह से एक पॉपुलेशन में एवोल्यूशन होता है, उसी तरह से एक इकोसिस्टम भी धीरे धीरे समय के साथ इवॉल्व होता है और उसके डिफरेंट मेंबर्स बायोलॉजिकल कम्युनिटी के वहाँ पर धीरे धीरे उसे इनहेबिट करने आते हैं. Succession is hence a process that starts in an area where no living organisms are there. हो सकता है कि ऐसी जगह पर सक्सेशन शुरू हो जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी रहा ही नहीं है. These could be areas where no living organisms ever existed, जैसे कि एक पत्थर है, एक बेयर रॉक है, in an area that somehow lost all the living organisms that existed there. ऐसा भी हो सकता है कि पहले वहाँ पर एक कम्युनिटी थी, पहले वहाँ पर इकोसिस्टम बना हुआ था, लेकिन वो पुराना इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया और उसके डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद अब दोबारा से वहाँ पर लाइफ इस्टेब्लिश हो रही है, दोबारा से ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रहने आ रहे हैं. तो इसी हिसाब से हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं अपने सक्सेशन के प्रोसेस को. द फॉर्मर इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, मतलब जहाँ पर कोई कभी रहा ही नहीं है, एकदम नई हमें एक हैबिटेट मिली है और वहां पर धीरे धीरे जो सक्सेशन हो रही है उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे. लेकिन एक ऐसा हैबिटेट जहां पर पहले भी ऑर्गेनिजम्स रहते थे, पहले भी एक कम्युनिटी थी और किसी वजह से वो कम्युनिटी वहां से गायब हो गई, डिसअपियर हो गई, तो इसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे. Examples of areas where primary succession occurs are newly cooled lava, bare rock, newly created water body, कोई pond है या reservoir है. The establishment of new biotic community is generally slow. तो अगर वहाँ पर कभी कोई नहीं रहा है तब तो वहाँ पर सॉइल भी नहीं होगी, वहाँ पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कोई रिमेन्स भी नहीं होंगे, ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होगा, ना ही कोई प्रोपेग्यूल्स होंगे. इसीलिए हमारी जो प्राइमरी सक्सेशन होती है, यानी ऐसी जगह पे जहाँ कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामो निशान ही नहीं था, ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है. तो प्राइमरी सक्सेशन इज स्लो. Before a biotic community of diverse organisms can become established, there must be soil. सबसे पहले तो soil बनानी पड़ेगी, rocks की weathering करके. ये soil बनाने का काम बहुत लंबा है. Depending mostly on climate, it takes natural processes several hundred to several thousand years to produce fertile soil from bare rock. Secondary succession begins in areas where natural biotic communities have been destroyed, such as abandoned farmlands, burnt or cut forest, lands that have been flooded. तो फ्लड की वजह से वहाँ की कम्युनिटी खराब हो गई, किसी फॉरेस्ट में आग लग गई, वो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, फार्मलैंड है जहाँ पर अब कोई नहीं रह रहा है. तो ऐसी जगहों पर धीरे धीरे दोबारा से जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आने लगते हैं, ये सेकेंडरी सक्सेशन कहलाती है. लेकिन वहाँ पर क्योंकि सॉइल भी है, कुछ हो सकता है सीड्स भी हों, कुछ स्पोर्स भी हों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एस्टैब्लिश होने के लिए, पैदा होने के लिए कोई ना कोई प्रोपेग्यूल हो, तो इसीलिए सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी के कंपैरिजन में जल्दी जल्दी हो जाती है. सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर इन द केस ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन दैन प्राइमरी सक्सेशन. Description of ecological succession usually focuses on changes in vegetation. However, these vegetational changes in turn affect food and shelter for various types of animals. सीधी सीधी बात है कि सबसे पहले प्लांट्स आएंगे, लेकिन जिस तरह के प्लांट्स हैं उसी पे डिपेंड करेगा कि कौन से एनिमल्स वहाँ पर आकर रहेंगे, क्योंकि प्लांट्स पर ही एनिमल्स डिपेंड करते हैं. तो वेजिटेशन में जैसे चेंजेस आएंगे उसी हिसाब से एनिमल डाइवर्सिटी भी चेंज होगी. Thus, as succession proceeds, the numbers and types of animals and decomposers also change, and it is dependent on the kinds of plants that are present. At any time during primary or secondary succession, natural or human-induced disturbances can convert a particular serial stage of succession to an earlier stage. Also, such disturbances create new conditions that encourage some species and discourage or eliminate other species. तो हो सकता है कि किसी नेचुरल इवेंट की वजह से या फिर ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे सक्सेशन के प्रोसेस में बीच में एक पॉज लग जाए. और होता ये है कि इस तरह के डिस्टर्बेंसेस को, क्योंकि हमारी जहाँ पर सक्सेशन चल रही है, ऐसी कम्युनिटी या ऐसा इकोसिस्टम रेजिस्ट नहीं कर पाता, तो कई बार वो कुछ साल पीछे चला जाता है, एक स्टेज पीछे पहुंच जाता है और फिर दोबारा से वो सारे चेंजेस उसको अंडरगो करने पड़ते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सक्सेशन एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती है. एनवायरमेंटल कंडीशंस में आने वाले चेंजेस की वजह से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कॉम्पोजिशन में भी, स्पीशीज कॉम्पोजिशन में भी चेंज आता है. और इसी हिसाब से सक्सेशन एनवायरमेंटल चेंजेस के और ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस के हिसाब से चलती है.
तो यहाँ पर सक्सेशन की प्रोसेस में इस टॉपिक के अंदर मेनली हमारे लिए प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बीच में डिफरेंस समझना ज़्यादा ज़रूरी था। अब आगे हमारे पास कुछ सिंपल से टॉपिक्स रह गए हैं। प्लांट्स की सक्सेशन के बारे में अगली बार हम डिस्कस करते हैं। फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इकोसिस्टम सर्विसेज, ये सारे सिंपल टॉपिक्स हमारे पास में रह जाएंगे। तो आने वाले पॉडकास्ट में इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली बार।